पेशकश आसमान पर जमीन का खेल। आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। जमीन चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, भूमाफिया के रडार से कोई भी जगह अछूती नहीं है। भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो सरकारी जमीनों पर न केवल कब्जा कर रहे हैं बल्कि खुलेआम उनका धंधा भी कर रहे हैं। नोएडा में रक्षा मंत्रालय की 432 एकड़ जमीन पर भूमाफिया के कब्जे पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया, जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर अवैध कब्जे छुड़ाने के लिए प्रशासन पहले ही पहल क्यों नहीं करता? आखिर क्यों ऐसे मामलों में हर बार कोर्ट की फटकार खाने का इंतजार किया जाता है? आखिर करप्शन के आसमान पर पहुंच चुका ये जमीन का खेल क्या है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नोएडा में रक्षा मंत्रालय की कब्जा की गई जमीन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और 2 महीने में कब्जा वापस रक्षा मंत्रालय को देने का आदेश दिया है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। भूमाफिया के बढ़ते रसूख पर एक बड़ी अदालती कार्रवाई हुई है, जिसकी जद में आए हैं नोएडा के वो भूमाफिया जिन्होंने रक्षा मंत्रालय की 432 एकड़ जमीन पर न केवल कब्जा जमाया था बल्कि उन पर फार्म हाउस भी काट लिए थे। हाईकोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए नोएडा प्रशासन को ये जमीन 2 महीने के अंदर रक्षा मंत्रालय को वापस दिलाने के आदेश दिए हैं। कार्रवाई करते हैं तो अब जो किसान के नंबर है उनकी रिपोर्ट तो कर दो, तो उनकी जमीन तो हक्की हुई है, पर नंबर इधर हवाई अड्डे में लगा दिए और तुमने असली समझ कर उसको खरीद लिया। कोर्ट ने रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन का निर्देश दिया है। इसमें गौतम बुद्ध नगर के डीएम, सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी और वायुसेना के अधिकारी शामिल होंगे। ये मामले की जांच करेंगे और 2 महीने बाद मामले में की गई कार्यवाही की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस 432 एकड़ जमीन का मालिकाना हक 1950 से ही रक्षा मंत्रालय के पास है। बावजूद इसके यहाँ कुछ भूमाफियाओं ने सैकड़ों फार्म हाउस काट लिए। मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से ये कारोबार चल रहा था। जाहिर है इतनी ज्यादा जमीन पर इतना बड़ा गोरख धंधा होता रहा और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं देंगी। ऐसे में सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर तो उठ ही रहा है, साथ ही बड़ा सवाल ये भी कि आखिर किसके इशारे पर और किसकी शह पर सरकारी जमीन के कब्जे का ये गोरख धंधा सालों से चल रहा था। आपको बता दें कि इस खबर को लेकर जी संघ ने प्रमुखता से 2 से 3 बार इस मामले को उठाया, जिसके बाद पहले जिला प्रशासन हरकत में आया और अब हाई कोर्ट ने इस मामले में 2 महीने का समय दिया है। माना ये भी जा रहा है कि जो दोषी अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भूमाफिया यहाँ सक्रिय हुए, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। दरअसल जमीनों की बंदरबाट का खेल नया नहीं। शहर हो या गाँव, सरकारी जमीनों पर भूमाफिया की नजर हमेशा ही रहती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जमीन के खेल में प्रशासन हर बार मूक दर्शक की भूमिका में क्यों रहता है? आखिर क्यों जमीन के मामले में हर बार कोर्ट की सख्ती के बाद ही कार्रवाई होती है? क्या नेता, अफसर और भूमाफिया का गठजोड़ जमीनों के गोरख धंधे का खेल आसमान तक पहुंचा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नोएडा तो महज एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश में ऐसी हजारों एकड़ जमीनें भूमाफिया के कब्जे में है, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। नोएडा से अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाद में लिखवा दो नाम के, पहले लिख रहा। तो कोर्ट के रुख के बाद गौतम बुद्ध नगर के डीएम और याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। नगली सागपुर का वह लोकेशन एग्जैक्टली किस जगह है, उसको चिन्हित करने के लिए एयरफोर्स और सर्वे ऑफ इंडिया से डिस्कशन करके ये प्रयास किया जा रहा है कि आसपास के हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों का मैप डिजिटाइज करके उनको इंटीग्रेट करके सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से उस जगह को लोकेट किया जाए कि वो जगह जो 1950 में सागपुर में 377 एकड़ था, वो कॉम्पैक्ट लैंड किस जगह पर स्थित है। जैसे चिन्हीकरण हो जाएगा उसको कब्जा दिला दिया जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट ने अभी लास्ट डेट पे ये ऑर्डर किया है, एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया है, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर
डिफेंस स्टेट ऑफिसर दिल्ली सर्किल और एक उससे हायर ऑफिसर्स की एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया है, जिसको कहा है कि विद इन 2 months दे विल कंडक्ट द इंक्वायरी इन द मैटर एंड द काउंटर एफिडेविट अलॉन्ग विद द काउंटर एफिडेविट द रिपोर्ट विल बी फाइल्ड। और चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रमेंद्र भाटी हैं। आप एडवोकेट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रमेंद्र। थैंक यू। प्रमेंद्र जी, अगर हम आंकड़ों को देखें तो साफ तौर पर एक बात जाहिर होती है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं किसी जमीन पर कब्जा हो रहा है तो वो सरकारी जमीनें हैं। तो क्या ये समझ लें कि सरकारी जमीनें दरअसल बड़ी इजीली एक तरीके से कहें अप्रोचेबल हो जाती हैं, उन पर कब्जा करना बड़ा आसान हो जाता है, बहुत आसानी से उनको निशाना बनाया जा सकता है, भूमाफियाओं के लिए बड़ा आसान होता है उन पर कब्जा कर लेना? निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति की भूमि पर जमीन कब्जा करना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उसी समय उसका प्रतिरोध होता है। सरकारी भूमि पर क्योंकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उतने सजग नहीं रह पाते हैं और वहां कुछ बड़े भूमाफिया किस्म के लोग इस खेल में अपने आप को शामिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पहुंच से डरकर या उनकी पहुंच से उनको सहयोग करने की स्थिति में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आ जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा आसान हो जाता है सरकारी भूमि पर कब्जा करना। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार सरकारी भूमि, चाहे वो जलाशय की हो, तालाब हो, पोखर हो, पशुचर हो, डिफेंस की हो, फौजी पड़ाव की हो, नहर की हो, लगातार उन पर कब्जे हो रहे हैं और लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस पर जजमेंट आ रहे हैं। इसके बावजूद भी होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए। नहीं प्रवीण जी, देखिए बड़ा अहम सवाल अभी आपने यहाँ पे अपनी जो जवाब है इसी में दिया है कि बहुत अहम सवाल तो ये होता है कि यहाँ पर अधिकारी तो दखल ही नहीं देते। हर बार वो इंतजार करते हैं कि कोर्ट कुछ कहे, कोर्ट फटकार लगाए और उसके बाद जाकर कोई आदेश हो, उसका भी कई बार पालन नहीं होता है। तो यहाँ पर तो साफ तौर पर मिलीभगत हो रही है। अगर इनिशिएटिव ही नहीं लिया जाएगा तो कब तक, कितनी बार कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं इस मामले में वर्तमान जो हमारे जिलाधिकारी महोदय, मैं उनको वास्तव में धन्यवाद देना चाहता हूं। वो थोड़े से और अधिकारियों से अलग हटकर हैं। उनको कहीं ना कहीं वो काम करने में, मैंने देखा है उनको कि वो काम करने में विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज में पहल करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन व्यवस्था ऐसी बन गई है कि एक अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसके संज्ञान में मामला आता है तब तक वो बहुत बड़ा खेल खेल चुके होते हैं। तो और हर व्यक्ति अप्रोचेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट व्यक्ति इफेक्ट नहीं होता, गवर्नमेंट इफेक्टेड होती है। तो निश्चित तौर पर जो और व्यक्ति हैं वो भी अपने आप को उसमें समाहित कर लेते हैं और कहीं ना कहीं लाभ उठाने की स्थिति में आ जाते हैं। एक बात आपकी बातों से साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि यहाँ पर हर कोई भूमाफिया के आगे बेबस नजर आ रहा है। चाहे नियम कानूनों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, क्या भूमाफिया सबसे ऊपर हो चुका है? निश्चित तौर पर कारण उसका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल कारण है। जो ये एनसीआर का क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर जिला, चाहे आपका गाजियाबाद जिला हो, यहाँ अधिकारी आने के लिए बहुत बड़ी स्थिति में कर्मचारियों अधिकारियों हो वो लालायित रहते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को किसी झमेले से बचाने के लिए इन चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं। वरना होना ये चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट की, स्टेट की अधिकारी हैं, स्टेट के कर्मचारी हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी प्राथमिकता बनती है इस बात की जिम्मेदारी निभाने की कि अब उनके पास कोई शिकायत लेके जाए इस बात की कि, और वो तब उस पर एक्शन लें, और एक्शन में भी फिर वो नोटिंग चलती रहती है। आप पटवारी से शिकायत करते हैं, वो नायब तहसीलदार तक जाती है। शिकायत की तो बात ही छोड़ दीजिए, शिकायत का तो ये स्थिति हो गई है कि अगर किसी भी भूमाफिया के खिलाफ शिकायत कर दी गई, धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि कई बार तो लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। मथुरा से एक वाक्य ऐसे आया है, तो फिर कैसे कोई आदमी शिकायत करेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही एक बहुत बड़ा खमियाजा जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है कि ऐसी स्थिति में कि फिर वो अपने आप को, अपने परिवार को बचाएं या सरकार की संपत्ति को बचाएं या समाज के लिए अपने आप को आहुति दे दें। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में सरकार को, जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको एग्रेसिव होकर के प्राथमिकता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये कार्य में अपने आप को लगाना चाहिए, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है और आजकल तो कंप्यूटराइजेशन है। कई बार तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कर्मचारी को तो आप हटा ही दीजिए। सबसे बड़ा खेल तो यहाँ पर बड़े अधिकारियों और एक तरह से कहें प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं का ही नजर आता है। कई बार अधिकारी ये कहते हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा था, तो ये नहीं लगता एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसे खत्म करने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही है, नेक्सस है और कहीं ना कहीं अधिकारी अपने आप को मजबूर समझ लेते हैं
बहुत सारी रोजमर्रा की ये घटनाएं होती हैं, अधिकारियों के साथ झगड़े फसाद होते हैं, अधिकारियों के साथ बेइज्जत किया जाता है, जैसे खनन का मामला होता है। कुछ ऐसे खनन के काम करने वाले लोग हैं जो सीधा गोली चला देते हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, और पुलिस प्रशासन अपनी ताकत रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दबाव में एक्शन नहीं कर पाती है। इसी तरीके का खेल सरकारी जमीन पर होता है। कहे तो ये शय तो दे रहा है, आखिर ये डर क्यों है? जब एक अधिकारी है, उसके पास पूरा का पूरा अधिकार है, सरकार है, उसके पास पूरे राइट्स हैं एक्शन लेने के, तो फिर आखिर क्यों इस तरह से बेबसी और लाचारी होती है? जाहिर सी बात है, यहाँ तो सीधा सीधा खुद का फायदा ही नजर आ रहा है। अगर फायदा है तो तभी तो बचाया जा रहा है। क्या ये कहना गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब सरकार में बैठे हुए लोग इस तरीके की सपोर्ट में आ जाएं किसी की, चाहे वो किसी भी कारण से आए, तो निश्चित तौर पर अधिकारी अपने कर्तव्य से विमुख होने की स्थिति में आ जाता है। उसे ये लगता है कि अगर मान लीजिए आपने किया तो या तो आपको सस्पेंड होना पड़ेगा किसी दूसरे बहाने पर, आपको ट्रांसफर भुगतना पड़ेगा किसी दूसरे कारण से। तो अपने आप को सेफ जोन में रखने की वजह से ये कहीं ना कहीं ये दिक्कतें सरकारी जमीन पर कब्जे की हो या किसी शोषण की बात हो, या समाज में कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं और दुर्घटनाएं घटती हैं, उसमें अपने आप को एग्रेसिव होकर। तो वाकई बहुत अहम सवाल है, कब तक इसी तरह से जमीन का खेल खेला जाता रहेगा? आखिर कब रोक लगेगी, कार्रवाई होगी, नेक्सस खत्म होगा? अहम सवाल है, देखना होगा इस पर एक्शन कब उठता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है, इसकी तस्वीर कुछ दिन पहले मुरादाबाद से भी सामने आई थी। खुद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी ने आरोप लगाया था कि सरकारी जमीनें औने पौने दामों में बेच दी गई। तो वहीं मथुरा में भूमाफिया की शिकायत करने वाले एक ग्राम प्रधान की पुलिस वालों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। भूमाफिया का नेटवर्क किस कदर ताकतवर हो चुका है, इसकी तस्वीर कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में देखने को मिली, जहां विकास प्राधिकरण ने लगाए संगीन इल्जाम। वीसी के मुताबिक अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमाफिया ने सीलिंग की जमीनें औने पौने दामों में बेच डाली है। वीसी के मुताबिक ऐसे 200 मामले सामने आए हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है। ये गड़बड़ी है तो डॉक्यूमेंट्री है, ये तो वो जो है ये तो कागज पर ही मैं पकड़ लिया हूँ, ये तो गड़बड़ी है और इस पर कार्रवाई भी होगी। वैसे ये अकेला मामला नहीं है। मांड राजा गांव के प्रधान अशरफ की इस हालत का जिम्मेदार भी कहीं न कहीं भूमाफिया ही है। अशरफ की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अवैध कब्जे की शिकायत पहले मांड थाने के एसओ से और बाद में तहसील दिवस में कर दी। नतीजा खुद एसओ ने ही अधिकारियों के सामने अशरफ की पिटाई कर दी। अशरफ प्रधान ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, इस टाइप की बातें करने लगा और तहसील परिसर से बाहर निकलने लगा। इतने में ही वो अचानक जमीन पे गिरा और अचेत सा हो गया। एहतियात के रूप में इसको वृंदावन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हालांकि इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने एसओ को लाइन हाजिर और एक दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल इतने से खत्म नहीं होते। सवाल उस पूरे नेटवर्क पर उठ रहे हैं जो दरअसल इतना ताकतवर हो चुका है कि उसके रसूख के आगे पूरा तंत्र बौना नजर आने लगा है। मुरादाबाद से दीपचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आंकड़ों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। देश में सबसे ज्यादा सरकारी जमीनें भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पास है और इनमें भी बड़ी संख्या में जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। सिर्फ यूपी की अगर बात करें तो बरेली समेत प्रदेश के 11 जिलों में रक्षा मंत्रालय का 2.37% भूभाग अभी भी राजस्व खाते में रक्षा संपदा के नाम पर नहीं चढ़ा है, जिसके चलते यहाँ अवैध कब्जे हो रहे हैं। सेना की जमीनों पर लोग खेती कर रहे हैं, कई जगह पक्के निर्माण हो चुके हैं। हाल ही में यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने राजस्व खाते में ऐसी जमीनों को रक्षा विभाग के नाम से दर्ज करने के लिए कहा था। रक्षा विभाग की जमीनें बरेली के अलावा लखनऊ, ललितपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद, कानपुर, मेरठ, झांसी, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर जिलों में है। कुल जमीन करीब 1,23,000 एकड़ के करीब है, जिसमें 2,916 एकड़ जमीन का नाम अभी रक्षा विभाग के नाम से चढ़ाया जाना बाकी है। बात अगर पूरे देश की करें तो सितंबर 2012 में तत्कालीन यूपी सरकार के दौरान रक्षा मंत्री वी के एंटनी ने लोकसभा में लिखित बयान में ये माना था कि देश में सेना की 12,164 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हैं। तो वहीं रेलवे के पास देश भर में कुल 10,68,000 एकड़ जमीन है, जिसमें 1,13,000 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जो कुल जमीन का लगभग 10% है।
प्रमेंद्र भाटी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम पहलुओं पे हमसे चर्चा कर रहे हैं। प्रमेंद्र भाटी जी, आप मुझे ये बताइए, जब यहाँ पर आंकड़े हैं तो जब एक तरह से रिकॉर्ड्स में ही दर्ज नहीं है तो फिर किस बात की गारंटी होगी कि रोक लिया जाएगा, और अगर अवैध कब्जा हो भी जाता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, ऐसा इसमें सबसे बड़ा जो पेच आया है, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम बना 1950 में। तो 1950 में जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम बना, उसमें स्पष्ट प्रोविजन ये किया गया, क्योंकि जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, तो जमींदारी प्रथा जो काश्तकार था उसको उस जमीन का मालिक माना गया। तो 14 तरीके की मालिकाना हक थे, जो अब वर्तमान में अब 2 तरीके के हो गए हैं, पहले 4 हुए, अब 2 हो गए हैं। स्थिति ये हुई कि मान लीजिए आप उस जमीन पे काबिज हैं, तो पटवारी ने आपका नाम चढ़ा दिया, उसने बैक में जाना का ये नहीं देखा कि ये जमीन रक्षा मंत्रालय की है, रेलवे की है। अब तो जब ये साफ साफ कह दिया गया है कि भाई इतनी जमीन रक्षा मंत्रालय की है, इसको आप राजस्व में एक तरीके से आंकड़ा जो है वो दीजिए, रिकॉर्ड मेंटेन करिए, तो अभी भी तो नहीं हो रहा वो। नहीं, अब ये दुर्भाग्य, देखिए लगभग 12,000 एकड़ जमीन पूरे देश में है और उसका 1/4 उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहानी जो हुई है वो एक्चुअल में, ये जो जमीन आती है फौजी पड़ाव की, जो डिफेंस उसमें आती हैं, ये आती है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम सेक्शन 132 में, यूपी जेडे 132 में। तो उसका ऐसी जमीन का जिसका नोटिफिकेशन हो गया, जो फौजी पड़ाव के लिए हो, नहर के लिए हो, या रेलवे के लिए हो, या पशुचर हो, गौचर हो, तालाब के लिए हो, इन जमीनों का लैंड यूज चेंज नहीं होता है। लेकिन हुआ क्या कि उस समय हिंदुस्तान का, जब क्योंकि देश आजाद हुआ था और जमीनों का, बड़ी अहम सवाल ये है, लैंड यूज तो चेंज नहीं होता, ये तो आपको और हमको ही पता है, लेकिन कब कागजों में चेंज हो जाए किसी को नहीं पता होता, और उसके बाद कब उसका इस्तेमाल भी शुरू हो जाए, इसके लिए भी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल देखना होगा ये नेक्सस कब तक चलता है और कैसे इसके खिलाफ आवाज उठाती जाती रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसा ना हो इसी तरह से भूमाफिया अपनी जेबें गर्म करते रहें और फायदा पहुंचाते रहें, लेकिन सवाल तो यही है कि कैसे इन्हें रोका जाएगा, कब सख्त कार्रवाई होगी, कब सरकारें गंभीर होंगी। प्रमेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।